नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो यहाँ पर आयु जो है वो वर्षों में दी गई है और यहाँ पर रोगियों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर उपरोक्त आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रित प्रवृत्तियों के मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या भी कीजिए। तो 14.1 के जो भी सवाल है आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। उसके बाद आपको माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम पहले माध्य ज्ञात करते हैं, फिर इसके बाद बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने आयु को वर्षों में लिख लिया है, यहां पर रोगियों की संख्या को f मान लिया है। इसके बाद इनका मध्य बिंदु 5 और 15 को जब जोड़ेंगे 20 हो जाएंगे, 20 का आधा हो जाएगा 10, 15 और 25 को जोड़ेंगे 40 होगा, 40 का आधा हो जाएगा 20। इसी तरीके से यहाँ पर 25 और 35 के बीच में आ जाएगा 30, 35 और 45 के बीच में आएगा 40। या फिर ये भी बोल सकते हैं इन सब में 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं। इसमें से हम किसी को भी हम कल्पित मान मानेंगे। मान लिया हमने यहाँ पर इसको हमने कल्पित मान लिया है, तो जिसको हम कल्पित मान मानेंगे उसके सामने लिखेंगे 0 और ऊपर तरफ माइनस और नीचे तरफ प्लस। तो यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर +1 और +2। इसके बाद हम क्या करेंगे, f और u का गुणा करेंगे और fu को प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने f के मान का और u के मान का हमने आपस में गुणा कर दिया है, तो हमको fu प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा f बराबर, तो यहां से हम सिग्मा f यानी रोगियों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। 6 में जब हम 11 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में जब हम 21 को जोड़ेंगे 38 होगा, 38 में जब हम 23 को जोड़ेंगे 61 होगा, 61 में जब हम 14 को जोड़ेंगे 75 होगा और 75 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। तो सिग्मा f यानी रोगियों की संख्या हमको प्राप्त हो गई है 80। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा fu के मान को ज्ञात करेंगे। तो माइनस वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, यहां पर 0 और 14 इनको आपस में जोड़ोगे तो 14 ही प्राप्त हो जाएगा और यहां पर 10 प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में बड़ी संख्या 22 है, माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब 22 और 18 को जोड़ोगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद -21 है, यहाँ पर इन दोनों में बड़ी संख्या 40 है, उसके साथ माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। 40 में जब 21 को जोड़ोगे 61 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ोगे 24 प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे, -61 और प्लस 24 इसको हम हल करेंगे। तो इन दोनों में बड़ी संख्या है माइनस की तो माइनस आ जाएगा और माइनस और प्लस का होता है माइनस। इनको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। 1 में से 4 नहीं जाता, इससे उधार लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 11, यहाँ बचेंगे 5। 11 में से जब 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से जब 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पर हमको सिग्मा fu बराबर प्राप्त हो जाएगा -37। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर सिग्मा f और सिग्मा fu के हमने दोनों के मान ज्ञात कर लिए। इसको हम क्या करेंगे, अब विचलन विधि से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कल्पित माध्य a बराबर 40, इन सभी के बीच में जो है वो 10 का अंतर है, तो h बराबर आ जाएगा 10। विचलन विधि से ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a के स्थान पर लिखेंगे 40 प्लस का प्लस, सिग्मा fu जो है वो है -37, सिग्मा f जो है वो 80 है और यहाँ पर h का जो मान है वो है 10। के बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 40 प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर है 37/80 और इनटू में आ जाएगा 10। यहाँ पर 1 0 से 1 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 40 - 37 का गुणा 1 में होगा तो 37 प्राप्त हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 37 में, तो यहाँ पर 8 चौके हो जाएगा 32, यहाँ पर बचेगा 5। तो यहाँ पर 8 का भाग जो है वो 5 में नहीं जाता, तो भाग नहीं जाता तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 8 छिंग हो जाएगा 48। इसके बाद यहाँ पर बचेंगे 2, अभी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। हम 8 की टेबल को पढ़ेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 4, तो यहाँ पर भाग नहीं जाता, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 की टेबल को हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे
40। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 4.625। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। दशमलव के बाद यहाँ पर हम 2 अंक लेते हैं तो इसको हम एक बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4.63। इन तीनों को ना लिख करके हम यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया है तो इसको हम एक अंक बढ़ा करके लिख सकते हैं। और यदि हम इसके स्थान पर 4.62 भी लिखेंगे तो भी वो करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर बराबर 40 माइनस 8 का भाग जब हमने 37 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 4.63। इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 में से जब हम 4.63 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे दशमलव के बाद। अब यहां से 0 में से 3 नहीं जाता, इससे अभी उधार ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 0 है, और इससे भी ये उधार नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर भी 0 है। तो पहले क्या करेगा, ये इसको उधार देगा तो यहाँ पर बचेंगे 3 और इसके पास हो जाएंगे 10। अब ये इसको उधार देगा, जब यहाँ 10 होगा, जब इसको उधार देगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ पर कितने बचेंगे 9। अब ये जो है वो इसको उधार दे सकता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 और यहाँ बचेंगे 9। तो जब 10 में से 3 जाएगा 7 बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 35.37। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 35.37 वर्ष। तो यहाँ से हमने इस वाले क्वेश्चन का हमने क्या ज्ञात कर लिया है, माध्य ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन का बहुलक भी जो है वो हम ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो इससे पहले आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये वाली जो सारणी है, इस वाली सारणी का इस्तेमाल केवल हम कब करेंगे, जब हमको माध्य ज्ञात करना हो। यहां पर जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तब हमको इस प्रकार की सारणी बना करके इसको हल करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको इस वाली सारणी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मान दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको माध्य और बहुलक दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे। या तो माध्य पूछ लेंगे या तो बहुलक पूछ लेंगे। माध्य पूछेंगे तो आपको ये वाली सारणी बनाना है, बहुलक में इस वाली सारणी की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में या तो माध्य पूछा जाएगा या बहुलक पूछा जाएगा। यदि माध्य पूछा जाएगा तो ये वाली सारणी बना देना, प्रत्यक्ष विधि या विचलन विधि से आप इसको हल कर सकते हो। और यदि बहुलक पूछा जाएगा तो ये वाली सारणी नहीं बनानी है। बहुलक पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको पेपर में ये दिया रहेगा और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, बहुलक को ज्ञात कर लेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस सारणी की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये वाले सवाल जो है वो बहुत आसान है, सिर्फ आपको इन सभी चीजों के बारे में बस आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले इन सभी को समझते हैं हम। यहां पर L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता को दी गई सारणी में ज्ञात करेंगे। किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे, तो यहां पर इन दोनों में समझिए, ये जो ऊपर वाली लाइन में जो दिया रहेगा ये क्या है, ये है बहुलक वर्ग। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये जो है ये है बहुलक वर्ग। और ये वाली जो नीचे वाली संख्या जो दी हुई ना, ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये ऊपर वाली जो संख्या है वो बहुलक वर्ग है और जो नीचे वाली संख्या है वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता को हमको ज्ञात करना है। इन बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23। ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या मानते हैं, F1। तो यहां पर हम लिखेंगे F1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। ये क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो यहां पर बहुलक वर्ग हो गया हमारा 23। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले कौन सी संख्या है, ये है 21। तो ये क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। यहां 1 है, इससे पहले क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगी बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2।
तो यहां पर हम लिखेंगे F2। ये हो जाएगी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहां से हमने इन तीनों के मान हमने निकाल लिए। किस तरीके से आपको पता चल गया होगा। फिर यहां पर देखिए एल को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर बहुलक वर्ग की दो सीमाएं 35 और 45 है। ये वाली जो है वो छोटी है और ये वाली जो है वो बड़ी है। तो इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और ये हो जाएगी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो यहां पर हमको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है उसको हम L मानेंगे। तो यहां पर L का मान क्या आ जाएगा, यहां पर L का मान आ जाएगा 35। तो आपको अच्छी तरह से इन चारों चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इनको निकाला। अब यहां पर बचा है H यानी वर्ग अंतराल की माप, यानी इनके बीच में कितने कितने का अंतर है। इनके बीच में भी 10 का अंतर है, इनके बीच में भी 10 का अंतर है, इनके बीच में भी 10 का अंतर है, इन सभी के बीच में जो है वो 10-10 का अंतर है। तो H का मान क्या आ जाएगा, H का मान आ जाएगा 10। तो यहां से पूरी चीजें जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम यहां पर बहुलक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर अधिकतम वर्ग बारंबारता जो है वो 23 है तथा इस बारंबारता के संगत वर्ग जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 35 और 45। अतः बहुलक वर्ग भी 35 और 45 होंगे। इसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये हो जाएगी 35। वर्ग अंतराल का माप यानी इनके बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 आ जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम बोलेंगे F1, ये हो जाएगा 23। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 21 हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे F0। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यानी F2 बराबर हो जाएगा 14। तो अभी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इनको लिखा है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लगा करके इसको हल करेंगे। तो यहां पर देखिए ये होता है बहुलक का सूत्र। यहां पर हमने इनके मान रख दिए, L के स्थान पर हमने लिखा है 35, F1 जो है वो 23 है, माइनस F0 जो है वो 21 है। इसके बाद 2 का 2, इन दोनों बीच में गुणा है इसलिए F1 के बीच में हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया है। इसका मान रखा है 23, F0 जो है वो 21 है और F2 जो है वो 14 है। इसके बाद H जो है वो 10 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। 35 प्लस 23 में से जब 21 जाएंगे तो यहां पर बचेंगे 2। इसके बाद 23 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 46। इसके बाद यहां पर माइनस 21 माइनस 14 और इंटू में आ जाएगा 10। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 35 प्लस यहां पर आ जाएगा 2 और 46 में से जब 21 को घटाएंगे तो यहां पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो यहां पर 46 में से जब 21 को घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 14 और इंटू में आ जाएगा 10। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 35 प्लस यहां पर बचेगा 2 और जब 25 में से जब हम 14 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 11 और इंटू में आ जाएगा 10। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर 35 प्लस यहां पर 2 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो 2 का गुणा जब 10 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 20 और 20 के बटे में आ जाएगा 11। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 11 का भाग दे देंगे 20 में, तो 11 एकम हो जाएगा 11, यहां पर बचेंगे 9, भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर दशमलव और यहां पर हो जाएगा 0। फिर 11 8 हो जाएगा 88, यहां पर बचेंगे 2, अभी भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा 0 और इसके बाद 11 एकम 11, यहां पर बचेंगे 9। तो यहां पर जब हमने इसको हल किया तो हमको प्राप्त हो गया 1.81। तो यहां पर हम लिखेंगे 35 प्लस 1.81। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 35 प्लस 1.81, तो 35 में हम 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 36.81। तो यहां पर हमने जो बहुलक है इसको हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है 36.81। तो अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष लगभग आयु है, जबकि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की जो आयु है वो लगभग 35.57 वर्ष होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।